नमस्कार, पीसीबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पोर्शन शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हमें जानना होगा ताकि बाकी की टॉपिक हम आसानी से समझ सके। पहला तो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। वैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होगा डिफरेंस इन प्रेशर। उसके बाद आता है एंटीरियर पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल। इस डायग्राम को देख लीजिए, हम एक इंसान को साइड से देख रहे हैं। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि हेड रीजियन का जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर, और लेग रीजियन का जो हिस्सा है, लेग पोर्शन के साइड को हम बोलेंगे पोस्टीरियर, और सामने वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल, और पीछे वाला हिस्सा को डोर्सल बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि हम बोल सकते हैं ह्यूमन फीमेल्स में जो मैमरी ग्लैंड होते हैं वो वेंट्रल साइड में होते हैं, और ह्यूमंस में जो या स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा जो है वो डोर्सल साइड में होते हैं। ठीक है। अब ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होते हैं, एक तो हुआ इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जो एयर है, एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो लंग के अंदर जाता है, उसे हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। और एक्सपिरेशन में क्या होता है, एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली एल्वियोलर एयर बोला गया है, ऐसा नहीं बोला कि लंग का एयर बाहर जा रहा है, उन्होंने बोला एल्वियोलर एयर। ठीक है। अब ये जो ब्रीदिंग है ये तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग एंड मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग, यही तो है ब्रीदिंग, है ना। अब ये जो एयर का मूवमेंट लंग के अंदर आना, लंग से बाहर जाना, ये क्यों हो रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से हो रहा है। एक डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से ये मूवमेंट ऑफ एयर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हो रहा है। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये तो प्रेशर डिफरेंस है। ये प्रेशर डिफरेंस किस किस के बीच में हो रहा है, लंग और एटमॉस्फेयर के बीच में ये प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये दो चीजें क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट है डायफ्राम और दूसरा है स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल जिसको हम इंटरकोस्टल मसल बोल सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा लंग है, वन पेयर ऑफ लंग, वी हैव वन पेयर ऑफ लंग। इसके नीचे एक मस्कुलर डोम शेपेड ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम 75% रिस्पॉन्सिबल है इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करना। ठीक है, सबसे ज्यादा ये डायाफ्राम रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा क्या रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकोस्टल मसल। मतलब देखिए, ये जो लंग है इसके सामने स्टर्नम है, ठीक है, और पीछे स्टर्नम के ठीक पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस स्टर्नम से रिब्स निकल के ऐसे ऐसे जाके वर्टिब्रल कॉलम में मीट हो रहा है। मैं यहाँ पे 3 शो कर रही हूँ, बहुत सारे होते हैं रिब्स। ठीक है, इसी साइड में भी मैं 3 शो कर रही हूँ। अब ये जो रिब्स है, ये रिब्स के अंदर जो स्पेसेस है इनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेसेस। अब इस इंटरकोस्टल स्पेसेस में जो मसल्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल मसल दो तरह के होते हैं, एक तो है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का लोकेशन क्या है, वो रिब्स में कैसे रहते हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैसे रहते हैं, डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने के लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन दोनों को जानना होगा। तो पहले मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन में पहला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। हमारे बॉडी में जो डायफ्राम है वो डोम शेपेड और मस्कुलर होते हैं। ठीक है। लंग के नीचे होता है डायफ्राम,
अब इस डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नीचे के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसका, और एक डोम शेपेड सब्सटेंस जब नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो ग्रेजुअली फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिससे क्या होता है, ये डायफ्राम जो डोम शेपेड है ये अगर फ्लैट हो गया तो थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ये एक लंग है जिसमें इंस्पिरेशन हो रहा है, तो ये देखिए नीचे ये जो लाइन है ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो गया है। इसका मतलब क्या, ये जो थोरैसिक चेंबर है ये भी थोड़ा सा नीचे मूव कर गया, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है ये भी इंक्रीज कर गया अलोंग द एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। लंग के ऊपर यहाँ पे तो हमारा हेड है ना, और नीचे के हिस्से में हमारा लेग्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब ये फ्लैट हो गया, फ्लैट होने से पूरा जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर गया। किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर गया, अलोंग द एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस हो गया। अब दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये है हमारा स्टर्नम और ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। हम एक दो रिब्स यहाँ पे देखा देते हैं, ये है एक रिब, ये है एक रिब, ये है एक रिब, इनके बीच जो मसल्स होते हैं उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ऐसे मसल्स, ये मसल्स क्या करता है, रिब्स और स्टर्नम दोनों को अपलिफ्ट करता है, अपवर्ड लिफ्ट करता है। ठीक है, तो जब ये रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड लिफ्ट किया तब ये जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज हुआ, तो अलोंग दिस एक्सिस इंक्रीज हुआ, और इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द स्टर्नम। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो इसी एक्सिस में भी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुआ और ये एक्सिस में भी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुआ। तो इन दोनों एक्सिस में इंक्रीज होने के कारण ओवरऑल इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ ऑफ द थोरैसिक कैविटी। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर तो डिक्रीज करेगा ना, तो देयर इज अ डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। मतलब इंट्रा मतलब विद इन, पल्मोनरी मतलब लंग। लंग में एक डिक्रीज इन प्रेशर हुआ, और प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, प्रेशर बिकम्स लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं कि एज ए रिजल्ट देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, लंग में प्रेशर कम है, तो लंग का प्रेशर इज नेगेटिव इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि गैसेस और एयर को हमेशा टेंडेंसी होता है कि हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में डिफ्यूज करना, मतलब चले आना। तो एयर फ्रॉम आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेयर जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से एयर लंग में मूव करेगा, जिसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। ठीक है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम देख लीजिए कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब ये जो डोम शेपेड डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में मूव किया। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिब्स और स्टर्नम को अपवर्ड लिफ्ट किया। ठीक है, अपवर्ड जब लिफ्ट किया तो इस थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया। जब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर जब डिक्रीज हुआ तो बाहर एटमॉस्फेयर से एयर लंग में एंटर कर गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन में क्या होगा, ठीक उल्टा होगा।
जो इंस्पिरेशन में हुआ था उसका ही उल्टा एक्सपिरेशन में होगा। क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेपेड है, कॉन्ट्रैक्ट जब किया तो वो फ्लैट हो गया, अब जब रिलैक्स करेगा तो वो वापस डोम शेपेड हो जाएगा। तो डायफ्राम रिलैक्स किया, अब डायफ्राम जब वापस डोम शेपेड हो जाएगा, इस डायग्राम को देखिए, वापस जब डोम शेपेड हो गया तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी है वो अलोंग द एंटेरियो पोस्टेरियर, और उसके बाद क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। देखिए यहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं बोला गया है, इंटरकोस्टल मसल बोला गया है। मतलब वो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इंस्पिरेशन के वक्त, वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन होगा एक्सपिरेशन के वक्त। तो जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन होगा तो वो क्या करेगा? ठीक उल्टा चीज करेगा। मतलब ये स्टार्नम और रिब्स को वापस इनिशियल पोजीशन में लाएगा, और जब ये स्टार्नम और रिब्स वापस इनिशियल पोजीशन में आएगा तो ये जो थोरैसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम भी इस एक्सिस पे डिक्रीज करेगा। मतलब अलोंग द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो दोनों एक्सिस में ही वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये पाल्मोनरी कैविटी जो है, यानी कि लंग का जो कैविटी है, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है। ठीक है, अब जब वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर तो इंक्रीज करेगा ना, तो इंट्रापाल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज करता है? स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उनसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है प्रेशर लंग के अंदर। ठीक है, अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर और गैसेस का टेंडेंसी क्या है? हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में डिफ्यूज करना। तो एयर गेट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, जिसको हम एक्सेलेशन भी बोल सकते हैं। पेज नंबर 270 एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग और पल्मोनरी कैविटी। मतलब ये जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रहे हैं, ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करता है। पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम खुद से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता। लंग का जो वॉल्यूम है वो खुद से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि लंग मस्कुलर नहीं है। लंग एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की तरह है, तो वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके खुद का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे से हम जब बोलेंगे कि लंग का वॉल्यूम इंक्रीज किया, लंग का वॉल्यूम डिक्रीज किया, तो इसका मतलब क्या है? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज किया, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज किया, जिसके लिए लंग का वॉल्यूम इंक्रीज किया और लंग का वॉल्यूम डिक्रीज किया। ठीक है, अब और एक लाइन है एनसीईआरटी में कि विद द हेल्प ऑफ मसल्स इन एब्डोमेन वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। देखिए, आप लोग जब फोर्सफुली इनहेल कीजिए एयर, तब आप देख सकते हैं कि आपके जो एब्डोमेन की मसल्स है वो भी काम में आ रहा है, और जब आप फोर्सफुल एक्सेलेशन भी करेंगे तब भी वो एब्डोमिनल मसल काम में आ रहा है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को मेंशन किया गया है बोथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सपिरेशन यानी कि एक्सेलेशन में यूज होता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो सिर्फ फोर्स्ड एक्सपिरेशन के टाइम पे यूज होता है। ठीक है, अब हम एक PYQ देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1, एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कुछ हद तक इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सपिरेशन के लिए मेन मसल जो इम्पॉर्टेंट है
वो है डायफ्राम। डायफ्राम 75% रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये रेस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब इंस्पिरेशन में भी और एक्सपिरेशन में भी। और बाकी का जो काम करता है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरा, इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये करेक्ट है। और तीसरा, इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर, ये इनकरेक्ट है। अब कुछ लोगों को 1 और 2 में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 मोर करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में कुछ हद तक फ्लॉ है, क्योंकि एक्सपिरेशन जो ऑकर करता है वो मेनली ड्यू टू डायफ्राम ऑकर करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन डायफ्राम मोस्टली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आई होप कि ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला पोर्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैं एक एनसीईआरटी के डायग्राम दिखा देती हूँ, जो एक्सपिरेशन वाला डायग्राम है, वो डायग्राम ये आप लोग देखिए कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम तो डोम शेपेड होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो फ्लैट हो चुका था, अब वो वापस रिलैक्स्ड हो रहा है, तो ये वापस से डोम शेपेड हो रहा है। तो ये देखिए, ये थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। ये देखिए यहाँ पे ऊपर जो थोरैसिक वॉल्यूम दिखाया गया है, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये स्टर्नम और रिब्स को वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में लौटा देते हैं। तो लंग का जो वॉल्यूम, मतलब थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया। तो नेचुरली वॉल्यूम डिक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया और एयर अंदर से बाहर चला गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ। इंस्पिरेशन के वक्त डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक्सपिरेशन के वक्त वो दोनों रिलैक्स करते हैं। आप लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं कि कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कब रिलैक्सेशन हो रहा है? एक्सपिरेशन वर्ड में ही एक्स लेटर है और रिलैक्सेशन वर्ड में एक्स लेटर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्सपिरेशन के वक्त डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट में बता देना। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।